प्यारे छात्रों, LKBTC क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों में आपको पल्लव और चालुक्य वंश के विषय में बताया था। आज दो वंश और उसमें बचे हुए दक्षिण भारत के राजवंशों के विषय में आपको बता रहा था, जिसमें चोल वंश है और राष्ट्रकूट वंश है। चोल वंश के विषय में ऐसा पता चलता है कि उनकी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्थाएं स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी। ये स्थानीय स्वशासन क्या होते हैं, पीछे की कक्षाओं में आप लोग पढ़े भी होंगे सोशल साइंस वगैरह में। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि जहाँ जिस स्थान पर आप रहते हैं वहीं के लोग जब वहाँ पर शासन करते हैं तो इस व्यवस्था का नाम क्या दिया गया था? स्थानीय स्वशासन। जैसे आज हमारी ग्राम पंचायतें हैं, नगर पंचायतें हैं, नगर निगम हैं, क्षेत्र पंचायतें हैं, ये सब आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन के ही उदाहरण हैं। उसी प्रकार से चोल वंश के समय में भी स्थानीय स्वशासन का विशेष जो है योगदान था। और राजा, जो राज्य होता था, राजा वो स्थानीय स्वशासन को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आज़ादी देता था, उसके कार्यों में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करता था। लेकिन इसके अलावा भी यदि किसी प्रकार की स्थानीय स्वशासन में कोई गड़बड़ी करता है तो ऐसे हालात में वह कुछ अधिकारियों की नियुक्ति किए रहता था, जिसके आधार पर उनकी देखरेख करवाता था, और यदि गलत कार्य करता था कोई तो उनको क्या करता था? दंडित करता था। ये स्थानीय स्वशासन वहाँ के थे। और वहाँ के जो गांव होते, दक्षिण भारत में आप जाएंगे तमिलनाडु साइड में तो गांव को कोट्टम कहते हैं। तमिल भाषा में क्या कहते हैं? कोट्टम कहते हैं। और वहाँ जो प्रांत मीन्स प्रदेश होते हैं, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, या नाम से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब क्या हैं? प्रदेश हैं। उन प्रदेशों को मंडलम कहा जाता था और गाँव को क्या कहा जाता था? कोट्टम कहा जाता था। ऐसे ही चोलकालीन धर्म एवं साहित्य की क्या स्थितियाँ थीं उस समय? धर्म और साहित्य की क्या स्थिति थी देख लीजिए। चूँकि आपको मैंने पीछे ही बताया है वो पल्लव और चालुक्य वंश में कि चोल राजा जो थे वे शैव एवं वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। चोल राजा नहीं, सब लोग दक्षिण भारत में अधिकतम आपको शिव की उपासना करने वाले और वैष्णव मीन्स विष्णु की उपासना करने वाले पंथ के लोग मिलेंगे। और इनकी उपासना करने वाले शैव धर्मावलंबी या वैष्णव धर्मावलंबी कहलाए। इसमें प्रमुख रूप से नम्बी अंडाकार का नाम आता है, जो प्रमुख रूप से वहाँ के धर्म के संस्थापक थे दक्षिण भारत के। इसके अलावा एक शासक का नाम आता वहाँ के प्रसिद्ध, जो बहुत ही प्रसिद्ध चोल शासक था, राज प्रथम, जिसका नाम क्या था? राज प्रथम। इसका नाम राज प्रथम था। इसे वहाँ पर एक उपाधि दी गई थी, एक पदवी मिलती थी। उपाधि का मतलब होता है जिसे शिवपाद शेखर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिवपाद शेखर। शिवपाद शेखर की उपाधि से इसे क्या किया गया था? विभूषित किया। जैसे आज भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस तरह के जो हमारे राष्ट्रपति द्वारा आपको जो उपाधियां दी जाती हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं, ऐसे ही चोल शासकों में शिवपाद शेखर की उपाधियां दी जाती थीं, जिसमें राज प्रथम को क्या हुआ था? यह शिवपाद शेखर की उपाधि प्राप्त थी। और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ये आता है क्वेश्चन में, आपसे पूछा जा सकता है कि शिवपाद शेखर की उपाधि किस राजा को मिली थी या किस चोल शासक को मिली थी? या तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर? नहीं तो राजराजेश्वर ना पूछ के बृहदेश्वर मंदिर पूछ देगा। तो ऐसे हालात में दोनों स्थिति में आप जानते रहें कि राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर की क्या नाम से निर्माण जो है राज प्रथम ने किया था। चोल शासक राज प्रथम ने किया था। और उसने अनेक जो है मंदिरों का निर्माण करवाया। बहुत ही धर्म सहिष्णु व्यक्ति था, क्या नाम से,
और इसने सभी धर्मों को समान रूप से आदर की दृष्टि से देखता है। ऐसा नहीं कि केवल हिंदू धर्म को, शैव धर्म या वैष्णव धर्म के प्रति ही इसका जो है क्या नाम से विशेष लगाव था, बौद्ध जैन आदि धर्मों के प्रति भी इसका विशेष जो है योगदान था। और किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का दबाव नहीं झेलना पड़ता था। सब लोग अपने अपने ढंग से अपने धर्म को मना सकते थे, किसी को किसी प्रकार का दबाव नहीं था। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में इसने यह चोल शासकों ने क्या उन्नति की, क्योंकि दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा तमिल भाषा का जो है विकास किया गया। मैंने बताया था कि आप मद्रास चले जाएं तो आज भी हिंदी का बोलबाला उतना वहाँ पे आपको नहीं मिलता, और तमिल को विशेष रूप से पर्याप्त विकास हुआ था। इसके अलावा इस काल के लेखकों में जयगोंदार तथा कलिंग तुपरणी नामक ग्रंथों की रचना की। जयगोंदार नामक, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही यहाँ का तमिल कंबन नामक एक विद्वान थे, जिन्होंने तमिल रामायण की रचना की। कंबन, इन्होंने तमिल रामायण की रचना की। तमिल रामायण की रचना की। दक्षिण भारत का तमिल रामायण कहा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि तमिल रामायण की स्थापना क्या नाम से रचना किसने की थी, तो कंबन आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह रामायण करीब करीब वाल्मीकि के रामायण से मिलता जुलता है। इसी प्रकार से और भी तमाम विद्वानों ने, जैसे सेविल्यकार, पेरियारपुरम, पुलगेंदिन, जीवक, चिंतामण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय जो है ग्रंथों की यहाँ पर जो है उल्लेख मिलता है। ऐसे ही चोल शासन की संस्कृति का विकास क्या था। सांस्कृतिक विकास का मतलब कि दक्षिण भारत में चोल शासकों ने मंदिरों के निर्माण में विशेष रूप से योगदान दिया। स्थापत्य कला में इनका विशेष योगदान। स्थापत्य कला का मतलब होता है जो अस्थाई कलाएं, जो अस्थाई मकान हो, अस्थाई निर्माण हो। और जैसे मंदिरों के विषय मैंने बताया था, आप जाके देखेंगे वहाँ भारी भारी मंदिर बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर झलकती हैं, जिसमें राजराजेश्वर मंदिर में तो वहाँ के दक्षिण भारत की शैली का ही, द्रविड़ शैली का विशेष रूप से उल्लेखनीय योगदान मिलता है। इसलिए साहित्य के क्षेत्र के अलावा सांस्कृतिक विकास में भी इनका विशेष योगदान था। ऐसे ही तत्क्षण कला में भी ये बहुत पारंगत थे। और नटराज, शिव की जो सुंदर कांस्य प्रतिमा आप देखते हैं नटराज की, वो इसी चोल शासकों ने ही बनवाई थी। ऐसे ही चित्रकला का भी इन लोगों में विकास हुआ। फार्ग्यूसन नामक एक इतिहासकार था, उसने लिखा था कि चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की। दैत्य माने राक्षसों के समान, कि क्या हम कौन सा जो है योगदान दे दें साहित्य के क्षेत्र में। और जौहरियों के समान पूरा, जौहरी मतलब जो सोना को क्या करता है, हीरे को क्या करता है, परखता है। इस तरह से इनकी जो है भावनाएं थीं। और इसी प्रकार आपके राष्ट्रकूट वंश आता है एक दूसरा, चोल वंश के अलावा। राष्ट्रकूट वंश कौन थे, इनके विषय में भी अनेक अनेक विद्वानों का जो क्या नाम से अनेक अनेक मत भिन्नताएं हैं। जैसे राष्ट्रकूट शासक कौन थे, भिन्न भिन्न विद्वानों में भिन्न भिन्न मत हैं। राष्ट्रकूट वंश, ये राष्ट्रकूट वंश के शासक जो हुआ करते थे, जैसे कुछ लोग इनको जो है आंध्र प्रदेश के द्रविड़ रेड्डी मानते हैं कि वहाँ से आए थे, तो कुछ लोग इनको जो है क्या नाम से ये चालुक्यों के सामंत के रूप में मानते हैं राष्ट्रकूटों को। सामंत पीछे हम आपको बताए थे। और कुछ लोग जो है राष्ट्रकूट, जो डॉक्टर फ्लीट ने बताया था कि राष्ट्रकूट राठौर वंशज थे। राठौर वंशज आपके राजस्थान के राजवाड़ों में मिलते हैं। और इस तरह से इनके उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं। जैसे इस वंश का जो सबसे प्रमुख शासक दंती दुर्ग हुआ करता था। ये एलोरा के ताम्र पत्र लेख में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो इसका जो सबसे शक्तिशाली शासक जो इसकी स्थापना करने वाला वो दंती दुर्ग था। और इसे कांची के पल्लव राजा देवराज कलिंग ने पराजित किया था। किसको? दंती दुर्ग को। और उसने चालुक्य सम्राट कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करने के बाद परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। ये भी क्वेश्चन आपसे आप पूछा जा सकता है कि परम भट्टारक की उपाधि किसने धारण की थी? परम भट्टारक। परम भट्टारक की उपाधि तो आप जो दंती दुर्ग को दंती दुर्ग
ने प्राप्त की थी। इस तरह से पृथ्वी बल्लभ ये भी उपाधियां थी उस समय, क्या नाम से राष्ट्रकूट वंश के राजाओं में पृथ्वी बल्लभ या परम भट्टारक की उपाधि से इसे विभूषित किया गया था। और दंतदुर्ग जो है 758 ईस्वी में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु होती है। इसके बाद चूँकि पुत्रहीन था, इसके पास कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इसका चाचा जो होता है, इसकी मृत्यु के उपरांत इसके चाचा कृष्ण प्रथम गद्दी पर बैठते हैं और इन्होंने चालुक्य राजा कीर्ति को पराजित करके कर्नाटक की चालुक्य शक्ति का क्या कर दिया, अंत कर दिया। क्योंकि वहाँ के यही पल्लव, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के राजवंश थे, एक दूसरे से इनका क्या हुआ करता था, साम्राज्य विस्तार के लिए जो है युद्ध हुआ करता था ऐसे। और इन्होंने बेंगी के चालुक्य विष्णुवर्धन चतुर्थ के नामक को पराजित किया। और ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एलोरा का कैलाश मंदिर, एक एलोरा का कैलाश मंदिर आता है आपसे पूछा जाता है, और एक आता है कांची का, शायद कांची का, इसलिए दोनों में डिस्टरबेंस पैदा हो जाएगा आपको, इसलिए एलोरा का पूछा जाएगा। एलोरा का मंदिर तो इसको आप जानते रहिए कि कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कौन? कृष्ण प्रथम। ये ध्यान में रखिए। अगर कांची का पूछ देगा तब तो आप महेंद्र वर्मन को लिखेंगे, पल्लव शासक था वो। लेकिन अगर आता है कि क्या नाम से एलोरा का, जो एलोरा गुफा आपकी महाराष्ट्र में पड़ती, वहीं पे एक मंदिर बनवाया है कैलाश मंदिर, जिसको कौन बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। इसके बाद गोविंद द्वितीय इसका उसके बाद शासक होता है, कृष्ण के प्रथम की मृत्यु के बाद। फिर ध्रुव नामक एक शासक होता है जो तमाम बंगाल के नरेशों से लेकर के दक्षिण भारत के कन्नौज इत्यादि उत्तर भारत के भी नरेशों को पराजित करता है। उसके बाद गोविंद तृतीय जो है शासक बनता है। इसके पास 4 पुत्र होते हैं, स्तंभ, कर, गोविंद, इंद्र आदि जो इसके शासक हैं। ये लोग भी युद्ध करते हुए, पराजित करते हुए एक दूसरे के। अमोघ वर्ष आता है और अमोघ वर्ष के बाद प्रसिद्ध शासक विक्रमादित्य के नाम से जाना, यही अमोघ वर्ष हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछ दिए जाएं कि अमोघ वर्ष किसको कहा जाता था, या कौन सा शासक था जिसे विक्रमादित्य की उपाधि से विभूषित किया गया था, तो आप उसका नाम अमोघ वर्ष ही लिखेंगे। ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ऐसे ही कृष्ण द्वितीय अमोघ वर्ष की मृत्यु जो है 814 में हो जाती है। और इसके बाद दूसरा शासक आता है कृष्ण द्वितीय। कृष्ण प्रथम और द्वितीय में भी जो है डिफरेंसेस जानते रहिएगा, क्योंकि मंदिर के विषय में पूछ दे एलोरा का मंदिर किसने बनवाया, आप लिख दें कृष्ण द्वितीय तो गलत हो जाएगा, कृष्ण प्रथम। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही इंद्र तृतीय आता है, ये भी कृष्ण द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पौत्र होता है, उसका पौत्र है, ये भी शासन करता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा है सब पराक्रमी शासक नहीं थे। अयोग्यता आ गई, और अयोग्यता आने के बाद इन्होंने प्रतिहार वंश के शासक महिपाल को पराजित किया था। और फिर आ जाता है कि राष्ट्रकूटों का पतन। राष्ट्रकूटों के पतन की स्थिति क्या थी? चूँकि जब भी आपने किसी के पतन के विषय में सुना होगा तो इसका मतलब कि उनकी आने वाली संतानें, उनके आने वाले उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे। जब तक योग्य उत्तराधिकारी मिला करते हैं तब तक जो है पतन की स्थितियां नहीं बनती। लेकिन जब शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उस राजा के उत्तराधिकारी अगर योग्य नहीं है, कुशल नहीं है, तो वह शासन व्यवस्था धीरे धीरे क्या हो जाती है, धीरे धीरे वो शासन व्यवस्था समाप्त होने लगती है और उसके उत्तराधिकारी अयोग्य हो जाते हैं। चूँकि बनी बुनाई व्यवस्था में जब पैदा होता है जो, तो वह भोग विलासिता में व्यस्त हो जाता है और ऐसी स्थिति में उत्तराधिकारियों के अयोग्य हो जाने के कारण राष्ट्रकूट वंश का पतन हो गया। थैंक यू।